सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सियासी और इक़्तिसादी बहरान से दो चार है। अब तो ऐसा महसूस होने लगा है कि कान अच्छी खबर सुनने को ही तरस गए हैं। महंगाई के तूफान से आवाम परेशान है। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने गरीबों का जीना दोभर कर दिया है। नौबत जहां तक आ पहुंची है कि गुर्बत के मारे लोग अपने बच्चे बेचने और खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। कहने को तो पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, लेकिन आटे से दाल, चावल, सब्जियों तक अशिया खुरनुश गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एक तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करके 300 रुपये का हो चुका है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट कीमत 3.55 रुपये बढ़ाने का इंदिया देकर अवाम पर परेशानी की बिजली गिराने की तैयारी कर ली है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कब और कैसे आएगा? क्या निगरान हुकूमत आवाम को कुछ रिलीफ दे सकेगी? मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी अवाम सुख का सांस ले सकेंगे या बस बेहतरी की उम्मीद में आहें रह जाएंगे? इस बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में कई बार कमी के दावे किए गए हैं, लेकिन डॉलर की कीमत कम होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। अब तो नौबत जहां तक आ पहुंची है कि डॉलर की जो कीमत है वो 300 तक पहुंच चुकी है। इसी बारे में अवाम की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। IMF के मुताबिक कर रहे हैं, जो IMF से वो करा के आए हैं पिछली गवर्नमेंट, वो ही ये करेंगे। बिजली की कीमतों में तो इजाफा वो रुक ही नहीं रहा ना, वो तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा। वो जैसे वो IMF कहता है वैसे ये बढ़ा देते हैं। हुकूमत तो किसी भी जो है कोई भी आती है सिवाय अपनी जेब के, सिवाय अपने मामलात के, वो उसको आवाम की किसी एक को भी फिक्र नहीं। जिस तरह के अब हालात चल रहे हैं तो अगले 5 साल भी जिसकी भी नई गवर्नमेंट आएगी तो ये तो काम इसी तरह चलता रहेगा। डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा, आम आवाम जो वो पिस रही है, बिजली के बिल भी मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे। IMF के साथ आपके जितने मुआहदे हुए हैं वो भी इसी तरह के हुए हैं कि आपके पास और टैरिफ लगते रहेंगे उसके ऊपर। डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, बिजली के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इसमें जो लोगों की इनकम है वो उसी जगह पे खड़ी है और महंगाई दूसरी तरफ से बढ़ रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात ज़फ़र मोती साहब ने। ज़फ़र मोती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र साहब, डॉलर की कीमत में कई बार कमी के दावे किए गए हैं, लेकिन नौबत अब यहाँ आ गई है कि डॉलर की कीमत कम होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और अब जो डॉलर की कीमत है वो 300 तक पहुँच चुकी है। ऐसा क्यों हुआ और क्या हुकूमत की सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो चुकी है? क्या कहते हैं आप? देखिए, हुकूमत की प्लानिंग स्टार्ट से ही फेल हो चुकी थी जब डॉलर का आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गई थी। और ये इसमें आप किसी एक हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते। पिछली 2 हुकूमतें और ये इंटीरियर गवर्नमेंट सब इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें वो बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं जो क्लाइंटों के नाम पर स्पेकुलेशन कर रहे थे, खेल रहे थे। इसमें ओपन मार्केट के भी प्लेयर्स हैं, इसमें इंटर बैंक वाले भी हैं। और मेन वजह ये है कि आपका जो डिमांड है डॉलर की वो ज़्यादा है, डॉलर के सप्लाई कम है और डॉलर के जो क्वांटिटी है रिजर्व में भी वो भी कम है। तो ये सब को देखते हुए डॉलर का बढ़ना और डॉलर का अपवर्ड मूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ इंटरवेंशन करती कहीं से, इनके को अगर IMF से गो हेड होता तो फिर ये हो सकता था कि वो जो है अपना इंटरवेंशन करके इसको 300 से नीचे रखती। लेकिन ओपन मार्केट में अभी 315 है और मैं जरूर कहूँगा कि जो लोग ओपन मार्केट में जब ये 306 आग कह रहे थे तब भी 312 में नहीं था, तो ये जो गलत फिगर्स देते हैं ओपन मार्केट का, ये इनका भी ज़रा चेकिंग होनी चाहिए कि क्या ये आम आवाम से जो बेचना चाह रही होती हैं उनसे सस्ते में लेने की जो कोशिश होती है इनकी या क्या है। जबकि हमें नजर आ रहा होता है मार्केटों में बैठे होते हैं कि डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम जब ये 6-8 रुपए कह रहे थे, बल्कि 12-15 रुपए में भी नहीं था।
अब सिचुएशन और भी खराब होने का डर लग रहा है, क्योंकि अभी हमारा इंपोर्ट बिल तो अभी शुरू नहीं हुआ है, करंट अकाउंट के डेफिसिट भी अब होना शुरू हो गया है। अभी इंपोर्ट बिल जब हम बिजनेस एज यूजुअल करेंगे तो उस तक डॉलर का और रुपये की पैरिटी कहाँ होगी, ये किसी को समझ नहीं आता। अच्छा जफ़र साहब, जैसा कि आपने कहा कि सिचुएशन और भी मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है, तो क्या अभी डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है? अगर है तो कितना इजाफा हो सकता है, और क्या आवाम महंगाई की नई लहर के लिए भी तैयार रहें? देखिए, आवाम महंगाई की तैयारी तो इस पूरे साल करे, बल्कि अगले साल के लिए भी तैयारी कर ले, क्योंकि अभी थोड़े दिन में और ये जो डॉलर के महंगाहट होना और हमारा वीक करेंसी होना तो जाहिर है अक्रॉस द बोर्ड एसेंशियल आइटम्स, खाने पीने की आइटम्स के साथ साथ जो आपके एसेंशियल चीजें हैं जैसे शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ये भी महंगे होते जा रहे हैं ना जी। अभी लोग गिन ही नहीं रहे। अभी तो बेचारे आटे दाल के भाव ही गिन रहे हैं। अभी टमाटर, आटा, दालें, अपना मुर्गी, ये सब इफेक्ट डॉलर के महंगे होने से आता है। और अगले अगर ये इन्होंने इंटरवेंशन दोबारा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं किया, तो ये इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा और वो जो है महंगाई इतनी बढ़ेगी कि अभी कई जगह ये फिगर्स आ रही हैं कि टर्की के बाद और एशियन कंट्रीज में जो इस 2-3 सालों में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है वो सिर्फ पाकिस्तान है। जी। अच्छा ज़फ़र साहब, आप कराची एक्सचेंज के मेंबर भी हैं, तो क्या आप समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासिर होगी इस वजह से? देखिए, स्टॉक तो हमेशा उस टाइम मुतासिर दो चीज़ों से ज़रूर होगी ना, कि डॉलर के खिलाड़ी का नफ़ा, क्या हम उसके शेयरों से नफ़े को उसको बीट कर सकते हैं कि नहीं, और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट में फिक्स इनकम वाला है उसको हम बीट कर सकते हैं कि नहीं। अभी कम से कम 3-4 दिन से यहाँ है कि 200 बेसिस पॉइंट 12 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अभी आज 2 खबरें अच्छी आई थी कि टी बिल्स का यील्ड जो है वो मेंटेन रहा है और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अब गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी। लेकिन ये होते होते भी जब 12 सितंबर आएगा तो क्या सिचुएशन होगी ये तो किसी को पता नहीं है। 100 बेसिस पॉइंट तो मुझे नजर आ रहे हैं कि बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल, हर तरह से मुतासिर होती है सिचुएशन। और ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आप। और अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद ने। खुर्रम शहजाद, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, और आप क्या समझते हैं कि मज़ीद कितना इजाफा मुतवक्के है और आवाम फिर से एक बार तैयार हो जाए, रेडी हो जाए नई महंगाई की लहर के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, डॉलर की कीमत में इजाफा तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी रुपये है वो वीक तो रहेगा, उसमें जो है उसकी कदर में बहुत ज़्यादा इजाफा एक्सपेक्टेड नहीं है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ कर्जों की अदायगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आज अगर आप इस साल की बात करें तो 22-23 अरब डॉलर इस साल भी देने हमने, 10 अरब डॉलर हमें चाहिए इकॉनमी को चलाने के लिए। फिर उसके साथ साथ अगले साल का भी यही होगा कि हमें तकरीबन कोई 35 अरब डॉलर टोटल चाहिए अपनी फाइनेंसिंग नीड्स के लिए। तो आप देखें ना, 35 अरब डॉलर अगर आपको चाहिए और आपकी जो है दूसरी तरफ इनफ्लोज जो है वो इतने नहीं हैं जितने आपको अपनी करेंसी की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए चाहिए, तो नेचुरली आपका रुपये जो है वो कमज़ोर रहेगा। तो ये तो बात पक्की है कि काफ़ी जो है ऐसे तक हमारी रुपये की कमजोरी रहेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए? हमें देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लोज जैसे कि SISC अनाउंस हुआ है, एग्रीकल्चर मिनरल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स नज़र आई हैं। इनको हमें मटेरियलाइज करना है, इन पर जोर लगाना है कि जल्द से जल्द हमें कमिटमेंट्स मिलें, प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट आए, चाइना से आए, सऊदी अरेबिया से आए। हमारी जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं, OGDC है, PPL है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, प्रॉफिटेबल भी बहुत हैं, उनकी वैल्यूशन अच्छी हैं, टोटल मिला के 10-12 अरब डॉलर की बनती हैं। तो क्यों ना हम उनको जो है उनका 25% जो है हिस्सा बेचें और उसके अगेंस्ट 3-4-5 बिलियन डॉलर रेस करें। बैरक गोल्ड जो है एक कंपनी है जो कि आपकी रेकोडेक को चला रही है और वहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उनके साथ मिलके हम जो है जॉइंट वेंचर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट करें जिससे पैसे, देखिए मेरा पॉइंट ये कि जितना इनफ्लो हम लेकर आएंगे ना डॉलर का, कर्जों की सूरत में या ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट की सूरत में, तो आपका फिर रुपये जो है ना वो स्टेबल रहेगा और ये जो एडिशनल महंगाई होती है ना ये नहीं आएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ओपन मार्केट में खुला डॉलर इस तरह से जा रहा है, होर्डिंग हो रही है, स्पेकुलेशन हो रही है। इसको रोकना चाहिए, इसको गवर्न करना चाहिए ताकि हमारा जो रुपये है वो बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर ना हो जाए, इतना हो जाए जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ना हो, ताकि एक आम आदमी पे उसका असर जो है कम से कम।
अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, एक तरफ डॉलर की कीमत में इजाफा, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत में इजाफा और तीसरा मज़ीद बिजली भी महंगी करने का इंदिया दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आपने IMF प्रोग्राम में ये सब जो है एग्री किया है कि जो कीमतें होंगी, जिस कीमत पे बिजली बनेगी उसे जो है उस पर बेचा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि टैक्सेस की बहुतात हो गई है। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कराची में अगर आप एक बिल निकालें, एक कमर्शियल निकाल लें या कंज्यूमर हाउस होल्ड का निकाल लें, तो एवरेज जो पर यूनिट प्राइस बढ़ रही है बगैर टैक्स के, वो 53 रुपये पर यूनिट पड़ रही है, जो कि ऑल टाइम हाई है। और अगर आप टैक्सेस लगा लें, तकरीबन 40% टैक्सेस है, और वो टैक्सेस पे अगर आप पर यूनिट प्राइस निकालें तो तकरीबन कुछ 77 रुपये बनती है, जो कि बहुत महंगी बिजली है। आप रीजन में देखें 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये इक्वलेंट, इससे ज़्यादा की बिजली नहीं है। और हमारे यहाँ इतनी महंगी बिजली है और इसमें टैक्सेस का जो बहुत बोझ है वो 40% है। तो क्यों नहीं इन टैक्सेस को जो है कम किया जाए, क्यों ना इन टैक्सेस को सही जगह लगाया जाए, जहाँ पे टैक्सेस नहीं मिलते वहाँ लगाया जाए। आम आदमी से टैक्सेस हटाए जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर से टैक्सेस हटाए जाए, जो फॉर्मल सेक्टर है उनसे टैक्स बर्डन कम किया जाए। तो देखें, एक तरफ इन्वेस्टमेंट रेज करना, दूसरी तरफ टैक्सेस को कम करना, तीसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे। जो भी गवर्नमेंट आए अपने खर्चों को कम करे। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये सारा जो महंगाई का बोझ है इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी रिलीफ मिलेगा, ताकि इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। इन्वेस्टमेंट पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इंडस्ट्री लगती है और पहिया चलता है ग्रोथ का। अदरवाइज जो है ना हम फंसते जाएंगे। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह पर क्या असर पड़ेगा, और आप क्या समझते हैं कि ये शरह अगले माह कितने फीसद तक पहुंच सकती है, और जो निगरान हुकूमत है वो इस संगीन चैलेंज से निपट सकेगी? देखिए, महंगाई जो है ना, क्योंकि पिछले साल भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा रही है, ऑल टाइम हाई पे महंगाई रही है, उसके साथ साथ फूड की महंगाई बहुत ज़्यादा रही है। तो मुझे लगता है कि महंगाई अपने बेस की वजह से पिछले साल ज़्यादा थी, उसके हिसाब से थोड़ी कम आपको नजर आएगी, लेकिन स्टिल 20-22% तक महंगाई रहने के चांसेस हैं, तवक्कुआत हैं। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल भी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जो तेल की कीमतें हैं वो भी ऊपर जा रही हैं, प्लस आपका रुपया नहीं रुक रहा। रुपया रुक जाए, कहीं स्टेबलाइज हो जाए, इन्वेस्टमेंट आए इसके अगेंस्ट, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, लोकल इन्वेस्टमेंट हो, एनवायरनमेंट बेहतर हो, तो फिर आपके यहाँ जो है ना वो जो इसके इम्पैक्ट हैं वो कम हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है महंगाई जो है हाई साइड पर रहेगी। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि IMF की जो दूसरी किस्त है वो आने से कुछ स्टेबिलिटी आ सकेगी? बिल्कुल, क्योंकि IMF प्रोग्राम में हमें रहना है और इसकी अगर दूसरी किस्त आती है, जो कि ऑफकोर्स उसका एक रिव्यू होगा पहले, जो कि मुझे लगता है अक्टूबर में कहीं जाके, सितंबर के एंड में अक्टूबर में होगा जाकर। लेकिन बात यह है कि IMF का रिव्यू होना ज़रूरी है, उसके साथ उसके पैसे जो डॉलर्स वो देंगे वो आना ज़रूरी है, हमें प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है, ताकि अगली गवर्नमेंट आकर कोई बड़ा प्रोग्राम कर सके IMF के साथ। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उससे मदद मिलेगी। बिल्कुल, मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, और इस बारे में हमारे साथ माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे अदालती कार्रवाई की। तो नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम केसेस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी है, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रहेगा। मज़ीद कोर्ट में क्या क्या हुआ ये जानेंगे अपने कोर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम और जुल्करनैन इकबाल। सबसे पहले हम रुख करेंगे जुल्करनैन इकबाल की जानिब। जुल्करनैन इकबाल, आज अदालती कार्रवाई हुई है और अहम समाअत हुई है। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि राना सनाउल्लाह की नैब में अपील क्यों मुस्तरद हुई? देखिए, नैब ने 2021 में राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आमदन सजाए जसासों की इंक्वायरी हो रही थी राना सनाउल्लाह के खिलाफ। उस हवाले से
राना सनाउल्लाह की जानिब से 2020 में हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था और इंक्वायरी का रद्दम करार देने की सदा की गई थी। 2000 उसी सिलसिले में उन्होंने अपनी जमानत भी करवा रखी थी, जो मनसूख करने के लिए नैब सुप्रीम कोर्ट आया था। नवंबर 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने वो इंक्वायरी ही कलअदम करार दे दी थी, जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ हो रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अब जब मुकदमा तकरीबन के 2 साल के बाद मुकर्रर हुआ, तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि जिस मुकदमे में, जिस इंक्वायरी में हमें राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी मतलूब थी, वो इंक्वायरी ही हाई कोर्ट के अहकाम के बाद कलअदम हो गई है। इसलिए अदालत ने गैर मौसर होने की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो नैब की अपील थी उसको खारिज कर दिया है। ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही रहेगा और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम। इमरान वसीम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि चेयरमैन पीटीआई के वकील के कत्ल केस की समाअत मुलतवी क्यों हुई, और छुट्टियों के बाद इस केस की समाअत होगी तो क्या फिर बेंच में क्या तब्दीली, कुछ तब्दीली भी आ सकती है? जी बिल्कुल, बेंच की तब्दीली तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आज जब लतीफ़ खोसा साहब इस केस में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मैं, चूँकि अमानुल्लाह किनानी साहब मुद्दई के वकील हैं, उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आई है, वो एलिमेंट की बुनियाद के ऊपर अपने बेटे की मतलब सेहत की बुनियाद के ऊपर आज की अदालती कार्रवाई से इस्तना चाह रहे हैं, इल्तवा चाह रहे हैं, तो मैं इसकी मुखालफत तो नहीं करूँगा, लेकिन आप ऐसा करें कि इसकी कोई शॉर्ट तारीख दे दें। तो चीफ जस्टिस मदियाल साहब ने इस केस की समाअत को गर्मियों की तातीलात के बाद जो है वो लगाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर गर्मियों की तातीलात के बाद ये मुकदमा लगेगा और 11 सितंबर को इस हवाले से रेफरेंस होने जा रहा है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब ये सितंबर में इस मुकदमे को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो हो सकता है कि हमारे जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं वो रिटायर्ड हो चुके हों, नए जो नामजद चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब वो अपना मनसब संभाल चुके हों चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, तो फिर इस केस का जो बेंच नया होगा वो काजी फैसल साहब जो है वो तश्कील देंगे। लेकिन आज की जो समाअत थी ये कोयटा में वकील के कत्ल के हवाले से, अब्दुल रज़ाक शर का जो कत्ल हुआ था उसमें इल्तवा की दरख्वास्त थी अमानुल्लाह किनानी साहब की, जिसे अदालत ने एक्सेप्ट किया और चेयरमैन पीटीआई के वकील ने उस इल्तवा की दरख्वास्त को अपोज भी नहीं किया, उसकी मुखालफत भी नहीं की। ठीक है। अच्छा, एक और अहम समाअत हुई है तोशा खाना के हवाले से, और इसकी जो समाअत है वो कल तक मुलतवी भी कर दी गई है। जुल्करनैन इकबाल से मैं ये इस जो तमाम तर समाअत हुई इसकी डिटेल्स जानना चाहूँगी। जी जुल्करनैन इकबाल। देखिए, आज जब समाअत हुई तो अदालत को बताया गया, लतीफ़ खोसा पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट में वो अपने दलाइल मुकम्मल कर रहे हैं। अभी उनके जो साथी वकला हैं वो दलाइल दे रहे हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। और हाई कोर्ट में भी क्योंकि समाअत चल रही है, इसलिए अभी इस हवाले से क्या फ़ैसला होगा वो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं दे सकते, फ़ैसला क्या हो सकता है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ भी नहीं कर सकते, नजूमी वाला किरदार नहीं अदा कर सकते कि उन्हें ये अंदाज़ा लगा लें कि हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो काबिल एहतराम है और कोई भी हाई कोर्ट बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने लतीफ़ खोसा को कहा कि कई बार हमने देखा है कि वकला हाई कोर्ट के बाहर निकल के हाई कोर्ट के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, इस चीज़ से हमें बहुत तकलीफ पहुँचती है। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदालत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अदालतें ही काबिल एहतराम हैं, लेकिन अदालत ने फिर समाअत को मुलतवी किया ये कहते हुए कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक हम लोग समाअत नहीं करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला पहले देख लेते हैं उसमें क्या होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुमकिन तौर पर जो रिलीफ आप मांगना चाह रहे हैं वो हाई कोर्ट से ही आपको मिल जाए। अब अदालत ने उसके बाद, क्योंकि हाई कोर्ट में समाअत अगले दिन तक चली गई है, कल तक चली गई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब अगले हफ्ते तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। जजेस उठकर अपने जो रिटायरिंग रूम है वहाँ जा चुके थे। अदालती अमले ने हाई कोर्ट के अहकाम आने के बाद आगाह किया कि कमरा अदालत में मौजूद वकला को। इस बारे में मैं मज़ीद इमरान वसीम से भी बात करना चाहूँगी। इमरान वसीम, आप बताइएगा इस तमाम तर तोशाखाना केस की समाअत के हवाले से। एक तो अनम देखें, ये चीज़ वाज़ेह होगी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है ये अपना जो भी फैसला देगा चेयरमैन पीटीआई के अपीलों पर, उससे पहले फैसला देने से पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेगा। हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा है कि मैं अभी 3 से 4 घंटे मजीद दलाइल के लिए लूँगा। तो डिपेंड करता है कि कल क्या इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेड कर रहे हैं, क्या दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया जाएगा या फिर फैसले को महफूज कर दिया जाएगा। अलबत्ता जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उसमें यह बात चीफ जस्टिस मर्तज़ा बंदियाल साहब ने ज़रूर की
कि हम ये रिपोर्ट ज़रूर तलब करेंगे कि इस वक्त जो चेयरमैन PTI जिन्हें तोशाखाना केस की कन्विक्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें वहाँ पे क्या सहूलियात फराम की जा रही हैं, और हम अपने ऑर्डर में ये बात लिखेंगे भी। तो हमें जैसे जुल्करनैन ने रिपोर्ट किया कि इस हवाले से चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पे जो हुकाम है उनसे रिपोर्ट भी तलब कर रही है कि वहाँ पे चेयरमैन PTI की हालत ज़ार क्या है, वहाँ पे उनको किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही। ठीक है, कोर्ट न्यूज़ से अभी फ़िलहाल इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे इमरान वसीम और जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर की, जहां पर एक अहम मीटिंग हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलकत से मुलाकात ना करने का फ़ैसला भी किया है। और आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सदर ममलकत की जानिब से मुलाकात के लिए लिखे गए ख़त पर गौर के बाद फ़ैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं अली राशिद साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और सरवर बारी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इस सरवर बारी साहब से इलेक्शन से मुतालिक। अच्छा सरवर बारी साहब, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सदर के ख़त का जवाब दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार है। तो क्या सदर के ख़त के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन में अब होना नामुमकिन हो गया है? ये है कि हमें तय करना है कि आइन वाला की जो है वो सुप्रीम है या कोई एक्ट जो है, यानी कि इलेक्शंस एक्ट 2017 जो है, अगर उसमें कोई भी क्लॉज ऐसी है जो पाकिस्तान के आइन से कंट्राडिक्ट करती है तो ज़ाहिर है आइन की जो अहमियत है वो ज़्यादा है उसकी निस्बत। तो जो 48(5) है वो बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास अख्तियार है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर की डेट दे असेंबली की रेजोल्यूशन के बाद। तो उसमें तो दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला आया था पंजाब के जो इंतखाबात के हवाले से कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, गो के वो नहीं हुए। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि 90 दिन के अंदर होगा, वो भी प्रेसिडेंट साहब ने ही डेट दी। जो 14 मई की डेट है वो भी प्रेसिडेंट साहब ने ही दी थी, इलेक्शन कमीशन ने कोई और डेट दी थी। तो इसलिए एक तो ये बात है, प्रेसिडेंस भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, और दूसरा ये कि 48(2) में भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, मैं पढ़े देता हूँ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, 48 की क्लॉज 1, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन in respect of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so। और उसके बाद लिखते हैं, and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever। तो ये बहुत जरूरी है कि हम देखते हैं कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में जब से आइन बना है, ये 90 दिन का मामला अब पहली दफा कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक ऐसा आईनी और सियासी बहरान है कि खुदा ना करे ये पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले ले और हम जो सिविल वॉर की तरफ चले जाए। तो मेरी नज़र में तो जो प्रेसिडेंट साहब ने किया है वो आइन के ऐन रूह के मुताबिक है, उसकी जो डिक्टेशन है आइन की उसके मुताबिक की है। और चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट नहीं है कि वो प्रेसिडेंट की दी हुई डेट के ऊपर जो है कंसल्टेशन के लिए उनके पास न जाए। जी बिल्कुल, आइनी और सियासी बहरान पैदा होने का खदशा है, जैसा कि कहा सरवर बारी साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं अली राशिद साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या सदर की जानिब से जो लिखे गए ख़त में शराइत हैं वो मौजूदा सूरत हाल जो है वो इलेक्शन कमीशन पर लागू नहीं होती हैं? क्या कानूनी तौर पर इंतखाबात के मामले पर अब सदर के पास इख्तियारात हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल किया गया था इलेक्शन एक्ट को, मगर जैसे इससे पहले बारी साहब फरमा रहे थे कि आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का, वो सुप्रीम है और उसमें ये इसकी डेट जो है प्रेसिडेंट साहब ही देंगे, इलेक्शन कमिश्नर नहीं देगा। और अगर उसमें चेंजेस करनी हो तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जो नहीं हुई। एक इलेक्शन एक्ट अमेंड हुआ और यहाँ
जब व्हाट आई कांट अंडरस्टैंड इज कि जब हर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ से इत्तेफाक कर रही है कि हमें फौरी फॉर इलेक्शन में जाना चाहिए 90 डेज में, जो एक और भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो इस वक्त ये हल्का बंदियां और हमारी पार्टी ने तो इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और हम चाहते हैं कि जल्द इलेक्शंस हो, टाइम पे हो, और जो आईनी मुद्दत है उसमें ही इलेक्शंस हो। जी बिल्कुल, जल्द इलेक्शन होने चाहिए वैसे तो कानूनी तौर पर। अब मैं सरवर बारी साहब से बात करना चाहूँगी। सरवर साहब, आपके ख्याल में हल्का बंदियों का ये जो मामला है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इलेक्शन का इनेकाद कब तक मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले तो बात है कि कोई हल्का बंदी नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर अगर जो मर्दमशुमारी या पॉपुलेशन सेंसस की जो क्वालिटी है वो फ्लॉड हो। क्योंकि अगर आप याद करें कि मई 2023 में जो अदारा शुमारियात है उनके जो सरबराह हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो फिगर्स दी गई थी सूबों की आबादी बताई गई थी, और जो 2023 अगस्त में CCI के इजलास के बाद जारी की गई, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी तक जो अदारा शुमारिया नहीं बताया कि पंजाब की आबादी जो मई में 49.3% थी वो 52.9% अगस्त में कैसे हो जाती। तो प्रोविजनल रिजल्ट्स में और जो फाइनल रिजल्ट्स में इतना बड़ा जो बोध है, यानी कि अगर आप मई वाली प्रोविजनल जो परसेंटेज है पंजाब की उसके ऊपर करें तो पंजाब की तकरीबन 8 सीटें कम होती हैं। तो जाहिर है उनको मालूम था कि अगर इतनी बड़ी जो फर्क निकल के आ रहे हैं सेंसस करने के बाद, उसकी बुनियाद पर सूबों का जो शेयर है कौमी असम्बली में वो कम और ज्यादा हो सकता है, और उसके लिए यकीनन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है, और उसके लिए तो असम्बली मौजूद नहीं थी। तो एक तो मैं समझता हूँ कि सारा जो सेंसस किया गया है वो मैं फ्लॉड समझता हूँ उसको, और उसके लिए बहुत सारा एविडेंस मौजूद है, या फिर अदारा शुमारियात उसकी एक्सप्लेनेशन दे कि इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया सूबों का जो शेयर है पॉपुलेशन में। दूसरी बात ये है कि जैसे मेरे भाई पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने फरमाया है कि 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, इंतखाबात में डिले नहीं होना चाहिए। सारी पार्टियां यही कह रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों बज़ैद है कि वो पहले डीलिमिटेशन करेगा। दूसरी बात ये है कि जो लेटेस्ट CCI की अप्रूव जो डिटेल्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, तो बिल्कुल चंद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आबादी जो है वो 2017 की आबादी से जिसमें सब्सटैंशियल फर्क आया, और उसकी वजह से डीलिमिटेशन वहां करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी की डीलिमिटेशन करने की जरूरत है, इसकी हरगिज जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मामले को इलेक्शंस को में ताखीर पैदा करने का एक हरबा है, और उसके लिए चाहे आइन की खिलाफ वर्जी की जाए तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं उससे बाज आ रहा। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से हम ये नहीं तवक्को करते, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो यकीनन जो है वो जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक चलती है, लेकिन ऐसा पहला ही हम देख रहे हैं, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि इज नाउ बीइंग रन बाय ब्यूरोक्रेट्स, वो जो कागज पे लिखा है, जो आइन में लिखा है, जो एक्ट में लिखा है उसके मुताबिक चलने की बजाय वो एक सियासी पोजीशन ले रहे हैं, और जो कि बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद, हमारे मुल्क में टर्न आउट पहले ही दुनिया में सबसे कम है, तो और एतमाद कम होगा और इससे हमारी जमहूरियत को बहुत शदीद धचका लगेगा। जी बिल्कुल, सरवर बारी साहब आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है, और अब मैं बात करूंगी अली राशिद साहब से। अली राशिद साहब, आइन के हिसाब से 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो क्या समझते हैं आप कि इलेक्शन हो जाएंगे 3 महीने के अंदर, या फिर कुछ डिले होता नजर आ रहा है, और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमें तो जो सेंसस था उस पे ही हमें काफ़ी इश्यूज थे जिस तरह ये हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अंधेरे में रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा था कि ये डीलिमिटेशंस भी अगर होंगी तो हमारा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। मतलब कि ये डीलिमिटेशन का जो स्केड्यूल है वो और इलेक्शन का स्केड्यूल हैंड टू हैंड
साइड बाय साइड जा सकता है कि 90 दिन में डिलिमिटेशन भी हो जाएंगे और हम इलेक्शन भी करवा सकते हैं। ये हमें कहा गया था, जिस वजह से हमने कहा था वी वो ओके, हम इस वजह से ऑन बोर्ड थे कि ठीक है डिलिमिटेशन की तरफ जाया जा सकता है, वरना हम तो चाह रहे थे कि डिलिमिटेशन नहीं हो, फिल फॉर इलेक्शन में जाया जाए। जब ये चीजें हो चुकी और फिर एकदम से इलेक्शन कमीशन ने जब अपना शेड्यूल जारी किया इलेक्शन डिलिमिटेशन का, तो वो चीजें दिसंबर तक चली गई। आई थिंक 14 दिसंबर लास्ट उनका वो मरहला है जो खत्म होगा। तो उस पर फिर वी फेल्ट के हमें थोड़ा मिसलीड किया भी किया, हमने काफी शोर भी मचाया और हम जहां हर फोरम पे अपनी आवाज बुलंद भी कर रहे हैं कि जी ये 90 डेज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है उसमें ही इलेक्शन करवाएं, चाहे आप डिलिमिटेशंस करें। और हमारे हिसाब से कि देखें, आपको शायद याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया था ऑलमोस्ट ईयर बैक और उनसे कहा था डिलिमिटेशंस पे आप काम शुरू करें, तो उन्होंने उस वक्त कहा था हमें 6-7 महीने लगेंगे। तो जहां तक हमारी नॉलेज है डिलिमिटेशंस काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है और इतना कोई उसमें रॉकेट साइंस है नहीं, इसलिए कि बहुत ही सिंपल कुछ लकीरें इधर काटनी है, इसलिए कि नई सीटें एज सच नहीं बढ़ रही हैं उसमें। तो उसमें वी फील कि अगर ये हमने अपील भी की है इलेक्शन कमीशन से कि अपना जो स्केड्यूल आपने दिया है उसको रीवैल्यूएट करें और रीस्केड्यूल करके अनाउंस करें कि 90 दिन की मुद्दत में ये डिलिमिटेशन भी हो जाएं और ये इलेक्शन भी हो जाएं, और अगर नहीं हो सकता तो फिर डिलिमिटेशन रहने दें और फॉर इलेक्शन में जाएं। अच्छा अली राशिद साहब, इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को भी मुशावरत के लिए बुलाया है, तो क्या समझते हैं आप कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो सकेंगी? देखें, अगर आप बिल्कुल हो सकेंगी मेरे हिसाब से, तो अगर आप आइसोलेशन में इंडिविजुअली हर पॉलिटिकल पार्टी का मौक़िफ़ या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके जो बयानात उनके लीडरान और कायदीन की तरफ से आ रहे हैं, तो देख लें सब यही कह रहे हैं कि जी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत में होने चाहिए। तो आई कांट अंडरस्टैंड कि इलेक्शन कमीशन को क्या जिद पड़ी हुई है कि जब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दे आर ऑन द सेम पेज, दे वांट, और आइन सबसे पहले, आइन से बालातर तो कोई नहीं है ना, आइन से ऊपर तो कुछ नहीं है, आइन इज सुप्रीम। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि 90 दिन में होने चाहिए, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू एंड एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर आपने इसको मजीद डिले किया। देखें, इसलिए कि ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुद्दत है आप उसको वायलेट करेंगे, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन भी आगे आने हैं, सेनेट के इलेक्शंस के लिए आपको फुल कोरम वोट्स के चाहिए होंगे फ्रॉम सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, एम के नेशनल असेंबली के जो वोट करके सेनेटर्स को ला सकें, वो आपके पास नहीं होगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो टर्म है, टेन्योर, वो पूरा हो रहा है, नया प्रेसिडेंट आप नहीं इलेक्ट कर सकेंगे, तो एक बिल्कुल केओस क्रिएट हो जाएगा पूरे मुल्क में, जो आई थिंक हमारी इकोनॉमी और करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वी कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ एनार्की। अली राशिद साहब, आपका पॉइंट हम तक आ चुका है, बिल्कुल आइन से ऊपर कुछ भी नहीं है और आइन के मुताबिक जो है वो 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली राशिद और सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।